आपको उम्मीद थी कि सुनामी आएगी इस तरह से? उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे आई थी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। 2 दशक की मुख्यमंत्री रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही बिल्कुल, थी। और इसी आधार पे मैं बार बार कह रहा था कि एनडीए की सरकार आ रही है। और संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सिर्फ नीतीश फैक्टर काम नहीं किया है। इस बार भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ में ये मोदी है तो मुमकिन है का तड़का भी लगा है। जैसे मैथिली ठाकुर को आपने टिकट दिया, बट नेचुरल वहां के जो स्थायी नेता होंगे उन्हें तकलीफ हुई होगी। बीजेपी में यही है, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है। जो पार्टी का निर्देश है उस पर सब मिलके काम करते हैं। ये खूबसूरती है बीजेपी की कि टिकट बंटवारे के समय भी विरोधाभास नहीं होता है। और एक दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बहुत जबरदस्त शर्त लगाई थी कि अगर वो हार गए, मैंने उन्हें कहा था कि वो हार रहे हैं, अपनी सीट भी हार रहे हैं, कांग्रेस तो हार ही रही है, बोले अगर हार गए तो 1 लाख रुपए की शर्त लगाते हैं। वो नेता आज तक मुझे फोन नहीं कर पाया। नमस्कार। बिहार का रिजल्ट आ गया और रिजल्ट कुछ यूं आया कि जैसे सुनामी आ गई है एनडीए की बिहार में। किसी भी जो एग्जिट पोल है उसमें इस तरह की स्थितियां सामने नहीं आई थी। यद्यपि एडिटर जी न्यूज के माध्यम से हमने कई विधानसभा क्षेत्रों से आप तक जो रिपोर्ट पहुंचाई थी उसमें हमने कहा था कि जो रिजल्ट है वो एनडीए के फेवर में आएगा और बेहतर आएगा। ये स्पष्ट रूप से हमने तमाम अपने रिपोर्ट में जो वहाँ से धरातल से बिहार की भूमि से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो हमने आप लोग को रिपोर्ट दी थी उसमें आपने देखा कि हमने स्पष्ट तौर पे कहा था कि एनडीए की सरकार वहाँ पर बनने वाली है। लेकिन अब रिजल्ट आ गई है और रिजल्ट जो बता रहा है वो एनडीए की सुनामी है। अब तक जो आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी 89 सीट पर जीत रही है, जेडीयू 84 पे है, लोक जनशक्ति पार्टी 19 पे है। हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी वो 5 सीटों पे जीत रही है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है वो 4 सीटों पे जीत रही है। इस तरीके से एनडीए 200 का आंकड़ा पार करके 201 सीट के आसपास जा रही है। जबकि अगर हम महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी 25 से 26 सीट पर जा रही है, कांग्रेस 5 से 6 सीट पे है, बीआईपी पार्टी का सुपरा साफ हो रहा है। सीपीआई और सीपीएम को मिला दें तो मिला करके जो है वो 4-5 सीटों पर वो है और कुल 36 सीटें महागठबंधन को आ रही है और 78 सीटों का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान, सुनामी में पूरी तरीके से ध्वस्त हो जा रही है महागठबंधन। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आपने देखना शुरू कर दिया है एडिटर जी न्यूज। एडिटर जी न्यूज में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर, हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने वहां की धरातल से बताई थी, वहां के पत्रकारों के माध्यम से आपको बताया था, बिहार के भूमि के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से वहां के आम लोगों का सीधा सीधा जो हमारा एक खास फॉर्मेट हमने आपके साथ शेयर की थी, वो खास फॉर्मेट ये होता था कि हमने अनकट वीडियो आप तक बना करके भेजा था कि फील्ड में, विधानसभा क्षेत्र में जो जनता कहती थी वो सीधे आप तक पहुंचती थी, उसमें कोई एडिटिंग नहीं होती थी। तो जो वहाँ की धरातल की हालात है वो सीधे आप तक पहुंच रही थी। लेकिन अब इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश पांडे जी, जो कि बिहार की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, बिहार की तासीर को भी समझते हैं, बिहार का जो जातीय समीकरण है उसको भी समझते हैं, वहाँ के वोटिंग पैटर्न को भी समझते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं और इन पर चर्चा करते हैं इनसे। आपको उम्मीद थी कि सुनामी आएगी इस तरह से? उम्मीद तो थी, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पे आई थी इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये ज़रूर लग रहा था कि तमाम लोगों से बातचीत करके आप लोग की रिपोर्ट्स देखें और बाकी लोगों की रिपोर्ट देखें, जो चैनल्स के सर्वे थे और जो जनता का मूड था कि ठीक है बहुमत आ सकता है एनडीए को, ऐसा लग रहा था। क्योंकि कहीं ना कहीं 20 साल की नीतीश कुमार की सरकार के बाद एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी तो बनती ही है, लेकिन ये जो वेव आई सुनामी की, जिसमें महागठबंधन और विपक्ष पूरी तरह से बह गया,
ये लेकिन हमने अपने तमाम रिपोर्ट में बताई थी, इस बात को विशेष तौर पे रेखांकित किया था कि मैं पिछले करीब 2.5 दशक से अलग अलग इलेक्शन को कवर कर रहा हूँ अलग अलग चैनलों के लिए, लेकिन मैं बार बार इस चीज को रेखांकित कर रहा था कि 2 दशक की मुख्यमंत्री रहने के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं दिख रही। बिल्कुल, और इसी आधार पे मैं बार बार कह रहा था कि एनडीए की सरकार आ रही है। और संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सिर्फ नीतीश फैक्टर काम नहीं किया है। इस बार भाई बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ में ये मोदी है तो मुमकिन है का तड़का भी लगा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ नीतीश कुमार के सुशासन की जीत नहीं हो सकती है। ये मुझे लगता है, जैसे जो आपसे शुरुआत में इंटरव्यू के पहले जो चर्चा हो रही थी, जिसमें आपने बताया कि आप तो बिहार जा के आए, बहुत सारी जमीनी हकीकत से आप रूबरू हुए, वहाँ के रोड, वहाँ के कामों की सराहना तो आपने भी की। देखिए, जो काम, बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि केंद्र पर बहुत हद तक निर्भर है, तो बिहार में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय आपको केंद्र सरकार को तो देना ही होगा। तो मुझे लगता है केंद्र केवल देना नहीं होगा, बल्कि धरातल पे ये भी था कि लोग नीचे स्तर पे उसको महसूस भी कर रहे थे। महसूस कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, माता सीता की जो जन्मस्थली है सीतामढ़ी, जो प्रकाट्य स्थल है, उस विधानसभा पे मैं लोगों से बात कर रहा था। तो जब मतदान करके महिलाएं निकल रही थी तो मैंने उनसे बातचीत की कि आपने क्या सोच के वोट किया और किसके लिए वोट किया, किसकी सरकार आएगी? तो कह रही मोदी की सरकार। मोदी। दूसरी महिला से पूछा तो मोदी जी। मैं कहा भैया मोदी जी तो वहां है, यहाँ तो वही है ना, केंद्र में वही है, यहाँ नीतीश बाबू हैं, तो मोदी सरकार, मोदी का नाम, मोदी के नाम पे भी वोट पड़ा है और काफी वोट पड़ा है। तो नीतीश का जो बेदाग छवि है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में, एक लीडर के रूप में वो, और दूसरा केंद्र का जो काम है वो, मोदी का जो नाम है वो, और अमित शाह का जो वहाँ चाणक्य नीति है, चुनाव प्रबंधन है, वो मुझे लगता है शायद तीनों मिलकर के ये सुनामी लाई। देखिए, निसंदेह, देखिए संजय जी, इस बात के तो आपको मानना पड़ेगा कि जैसे छत्तीसगढ़ में बृजमोहन अग्रवाल का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इलेक्शन मैनेजमेंट में, वैसे ही अमित शाह का आज के दौर में कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इलेक्शन मैनेजमेंट में। और एक बहुत अच्छी बात है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, जो अर्जुन को उन्होंने जो ज्ञान दिया कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बहुत ही ये तार्किक है। आप भारतीय जनता पार्टी की काम की परिपाटी देखिए, और मैं तो कहूंगा अब वो नेचर एनडीए की बाकी घटक दल को भी लग गया है। आप चिराग पासवान का आज बाइट सुने होंगे, तो चिराग पासवान ने पहला ही सेंटेंस कहा कि ये मेहनत का नतीजा है। तो मेहनत, बीजेपी मेहनत करती है, पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल से लेके तो टॉप लेवल तक की मेहनत करती है। आज इलेक्शन खत्म हो गए, मैं गारंटी बता रहा हूं कि कल से ये लोग पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएंगे, गारंटी है। यही जो यूएसपी है, यूनिक सेल्स पॉइंट ऑफ बीजेपी, ये बीजेपी को आगे ले जाती है। प्लस आप ऐसा काम कर रहे हैं कि कॉम्पिटिटर आपका पैदा ही नहीं हो पा रहा है। तो कॉम्पिटिटर जब नहीं रहेगा तो आपका ये सुनामी तो होना ही है। और अब तो वहां महागठबंधन के घटक दलों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि जैसे AIMIM का आज का प्रवक्ता का बयान था कि कांग्रेस के कारण हमारी सीटों को नुकसान हुआ। तो जो MY फैक्टर था संजय जी, मुस्लिम यादव फैक्टर, उस पर मैं कहूंगा कि एक नया फैक्टर मैं आपके चैनल पे दे रहा हूं कि NM फैक्टर ने उससे धराशायी कर दिया है, नीतीश मोदी फैक्टर। ये नीतीश मोदी फैक्टर ने MY फैक्टर को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। और हिंदू वोटों को एकत्रीकरण करने में ये बहुत हद तक एनडीए कामयाब रहा है, क्योंकि इसमें हनुमान की भूमिका निभाई है चिराग पासवान ने। जीतन राम मांझी ने भी बहुत मेहनत करके, आज आप देखिए जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे जो इंफॉर्मेशन है, अगर 5 सीट पे लड़े हैं वो पांचों की पांचों सीट उनकी है। तो कितना सोच समझ के टिकट का वितरण हुआ होगा।
दूसरी बात, जैसे मैथिली ठाकुर को आपने टिकट दिया, बट नेचुरल वहां के जो स्थायी नेता होंगे उन्हें तकलीफ हुई होगी। बीजेपी में यही है, अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं है, जो पार्टी का निर्देश है उस पर सब मिलके काम करते हैं। ये खूबसूरती है बीजेपी की कि टिकट बंटवारे के समय भी विरोधाभास नहीं होता है। नहीं, और विरोधाभास होता है तो उसको मैनेज किया जाता है। देखिए, अमित शाह वहां पटना में 3 दिन रहे, 3 दिन में कोई रैली नहीं, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं, वो बैठ करके एक एक जो जितने भी उनके जो असंतुष्ट थे उनसे फोन पे बातचीत, ठीक है, उनको समझाए उनको कि भाई आप वापस आओ, पार्टी आपका केयर करेगी, बिल्कुल बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो उम्मीदवार है उसके लिए आपको काम करना है, डेफिनेटली। और 3 दिन में अमित शाह ने इस तरीके से किया। दूसरा, राहुल गांधी, आखिरी दिन चुनाव था और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में जाकर के टाइगर रिजर्व पे सफारी कर रहे थे। देखिए, ये अंतर है। राहुल गांधी का तो परिपाटी समझ में नहीं आता है, कभी मछली पकड़ देते हैं, कभी चाय पकौड़ा बना लेते हैं, कभी जूता पॉलिश कर देते हैं। अभी एंड चुनाव के टाइम आप जा रहे हैं, अरे आपको तो वॉर रूम में बैठना चाहिए, रणनीतिकारों के साथ बैठना चाहिए, रिपोर्ट्स लेना चाहिए, वॉच करना चाहिए। ठीक, ये तो वही उदाहरण है कि पिछले विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ का हुआ था, उसमें रिजल्ट के दिन 11:30 बजे तक दीपक बैज जी घर से निकले ही नहीं थे। और एक दिन पहले कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बहुत जबरदस्त शर्त लगाई थी कि अगर वो हार गए, मैंने उन्हें कहा था कि वो हार रहे हैं, अपनी सीट भी वो हार रहे हैं, कांग्रेस तो हार ही रही है, बोले अगर हार गए तो 1 लाख रुपए की शर्त लगाते हैं। वो नेता आज तक मुझे फोन नहीं कर पाया। तो देखिए, यही प्रॉब्लम है, जहां एक तरफ बीजेपी अब आज उत्सव मना के कल से वो आगे के चुनाव में भिड़ जाएगी, वहां यहां पे हार का मंथन तक नहीं किया जाता है। 2014 का संजय जी AK एंटोनी रिपोर्ट जो आया था, आज तक उसकी समीक्षा नहीं की गई है। 2024 की 2014 की जी 2014 में जब हार हुई थी कांग्रेस की, उस समय एक रिपोर्ट दी गई थी AK एंटोनी द्वारा, आज तक उसकी समीक्षा नहीं की गई, ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अगर क्रियान्वयन किया जाता तो आज ये हालत नहीं होती। और सबसे बड़ा देखिए, देश की जनता का मूड, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जनता जनार्दन है और जनता का जो मैंडेट है वो सर्वोपरि है। अब आप कहें कि वोट चोरी हुआ है, कि फलाना चोरी हुआ है, कि EVM में गड़बड़ी है, मैं तो कहूँगा कि डाका पड़ा है, लेकिन डाका डाला है जनता ने, और कहाँ डाला है? विपक्ष के मंसूबों पर। तो ये बहुत बड़ा टैगलाइन आपके चैनल में देके जा रहा हूं, कारण है मैं एक विधानसभा में जी, मेरा काम करने का तरीका है कि मैं जब जनादेश जानने की कोशिश करता हूं तो अनकट करता हूं, हाँ, शुरू से आखिरी तक। जी। हाँ, जो असंवैधानिक बातें हैं, कहीं गाली आ गई, कुछ आ गई, तो केवल उसको हटाया जाता है। अगर वो भी चलने लायक है तो सामान्य कोशिश ये रहती है कि उसको अनकट जनता तक पहुंचाई जाए। और उस अनकट वीडियो में एक विधानसभा में बात कर रहा था मार्केट में, तो किसी ने कह दिया कि हम जो है हमको RGD को परिवर्तन करना है। तो एक महिला सब्जी बेच रही थी, वो उसका बाट लेकर एक क्या करोगे, फिर से जंगल राज लाओगे? ये मार्केट की बात है। देखिए, तो ये कितनी बड़ी बात कहा आपने, ये जो रिएक्शन, बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रिएक्शन है। एक दूसरी बात जो मुझे समझ में आई, देखिए, आप लालू प्रसाद की आलोचना कर लें, कई ऐसे आलोचना के कारण भी है, लेकिन लालू यादव के काम करने का जो तरीका था, उनकी जो एक जनमानस को अपने तरफ मोड़ने का जो स्टाइल था, वो तेजस्वी में नहीं है, वो कांग्रेस में नहीं है। लालू यादव जो निचले तबके के लोग हैं उसको दिल को छूते थे जी, वो मिसिंग रहा इस चुनाव में। और जानबूझकर तेजस्वी ने मिसिंग भी किया, क्योंकि जंगल राज का आरोप लग रहा था। तो वो जो तबका है, वो तबका जो जिसको लालू यादव ने स्टाइल से अपने तरीके से रिझा लेते थे, वो छूट गया। वो भी एक मुझे लगता है कारण, क्योंकि आपने तमाम रैलियों में देखी, लालू यादव का फोटो तक नहीं था। हाँ, बिल्कुल, चुनाव में वो आए भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा फैक्टर था। ठीक है कि
उससे आपको नुकसान होने के कारण आपने उसको नहीं किया, लेकिन उस चक्कर में आपका जो कोर वोट बैंक था, जो लालू से प्रभावित होता था, वो भी कहीं और मिस हो गया। मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल आपका जो ये नैनो लेवल कर जो आपने विश्लेषण किया है एकदम तार्किक है। और जब लालू यादव का जब समय था, तो आप उस समय देखिए, उस समय मोदी फैक्टर बाहर नहीं आया था। मोदी नाम का जो जिन्न है, जो राजनीतिक सुरमाओं को साफ सूंघ जाता है जब नाम सुन के, वो उस समय नहीं थे। वो अपना गुजरात मॉडल गुजरात में बन रहा था। लेकिन जब लालू का पतन शुरू हुआ, तब मोदी फैक्टर सेंट्रल में आया। अब जब सेंट्रल में आया, तब जाके ये जो स्टेट, इस बार जो मैंडेट मिला है, जो स्टेट और केंद्र को मिला के, ये आप मान के चलिए कि ये यूथ वोटर का पैटर्न है। क्योंकि एनडीए का पूरा टारगेट था महिला, यूथ, गरीब गुरबा और किसान। तो ये पूरी तरह से काम कर गया। और दूसरी बात आप देखिए, मैं जहां रहता हूं रायपुर में, वहीं पास में एक पंचर की दुकान है। कलाम नाम का एक व्यक्ति उस दुकान का ओनर है, दुकान चलाता है। कितना पंक्चुअल वोटर होता है बिहार का। मुझे पिछले महीने उसने कह दिया था कि बाबूजी 6 तारीख को इलेक्शन है, मैं 4 को गांव पहुंच जाऊंगा। तो देखिए, जहां एक तरफ एसआईआर हो रहा है, वहां एक तरफ ईमानदार वोटर भी है कि वो यहां से बिहार जा रहा है अपने गांव, और वोटिंग का जज्बा की बात कर रहा हूं। बिहार की जनता में अपने वोटिंग का जज्बा आपने हर बार देखा है। बिहार, यूपी इसके लिए बहुत फेमस है, राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है। और आप देखेंगे कि बिहार के मंत्रियों का जब सेंटर में जब मंत्री जाते हैं, उनका कद बहुत बड़ा हो जाता है। तो भारत की राजनीति में बिहार की राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है और उसके कई मायने हैं। आज बिहार में ये जो केंद्र और राज्य सरकार मिला के जो मैंडेट मिला है, ये बहुत दूरगामी सोच का नतीजा है। और जो यूथ और महिलाओं को जो टारगेट किया, जैसे आपने कहा कि महिला, तुरंत जो भी महिला आ रही है, किसकी सरकार बनेगी, तो मोदी सरकार बनेगी, नीतीश सरकार बनेगी। ये आप जैसे प्रबुद्ध चैनल्स और जो आप लोग के जो मेहनत है, ये उसका नतीजा है कि आप लोग ने हर खबर को जनता के दिलो दिमाग तक पहुंचाया है। और ये वाकई, मीडिया को कोई कुछ भी बोले, मीडिया के कारण ही ये रेवोल्यूशन संभव हुआ है। अब इसको अगर विपक्ष वोट चोरी बोल रहा है या गोदी मीडिया बोल रहा है, तो बोलते रहेंगे। काम करने वाले अपने काम कर रहे हैं, जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मीडिया ही वो माध्यम है जिसके कारण छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी खबरें आप लोगों के कारण जनता के पास पहुंच रही है। नहीं तो वो जो महिला है, वो इतनी जागरूक कैसे होती, उसे कैसे पता होता कि मोदी कौन है और नीतीश कौन है। तो ये काबिल तारीफ बात है। और दूसरा, जो आज वोटर है, 60% के आसपास वोटर जो बिहार का है, वो युवा है। जिस प्रकार से 62% छत्तीसगढ़ में जो इस बार पिछली विधानसभा में वोटिंग हुई, वो 62% युवा है, उसमें भी 51% महिला है। तो उनका तो टारगेट ही एनडीए का था कि महिला, यूथ, गरीब गुरबा और किसान, और सभी को उन्होंने साधा। जैसे आपने कहा कि वहां पर एक इस बार वो भी दिया था कि माई जो समीकरण है, हाँ, उसको माई समीकरण से ही ध्वस्त करना बिल्कुल है। तो उधर से मुस्लिम और यादव समीकरण था आरजेडी का, इधर से कहा गया कि महिला और युवा, महिला और युवा, MY, वाह, बहुत बढ़िया। ये दोनों समीकरण जो है उस MY समीकरण को ध्वस्त कर देगा। और वही हुआ। देखिए, अगर आप वोटों परसेंटेज इस बार ऐतिहासिक रूप से आजादी के बाद पहली बार इतनी बम्पर वोटिंग हुई, बिल्कुल डेफिनेटली बम्पर वोटिंग हुई, तो हम अपने रिपोर्ट में कह रहे थे, लोग चर्चा का भी विषय था कि भाई ये बम्पर वोटिंग सामान्यतः सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए होती है। बिल्कुल। कई टेलीविजन चैनल पे हमसे बातचीत हुई और पत्रकार भी बात कर रहे, तो हमने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो धरातल पे दिखता है एंटी इनकम्बेंसी, और धरातल पे एंटी इनकम्बेंसी अगर नहीं दिख रही है और उसमें बम्पर वोटिंग हो रही है, तो आप मान के चलिए कि सरकार के पक्ष में, निसंदेह सरकार के पक्ष में हो रही है। और वो सरकार के पक्ष की वोटिंग। दूसरा,
महिलाओं में 9% वोट ज्यादा हुआ, महिलाओं का वोट। जाहिर सी बात है, महिलाओं को 10,000 रुपया उनके खाते में मिला है। दूसरा, 125 यूनिट बिजली पहले ही फ्री कर दी गई, हाँ, फ्री कर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बिहार का रहा है। वो जो जमाना था जिस समय जो स्थितियां शहाबुद्दीन के जमाने में हुआ करती थी, उसको लोग अभी तक भूले नहीं। बिल्कुल। और बीजेपी उसको भूलने भी नहीं दे रही है। बीजेपी, जनता दल यू, एनडीए उसको भूलने भी नहीं दे रही है। बार बार उसको याद कराती है, बार बार उस तस्वीरों को सामने लाती है, बार बार उस अखबार की कतरनों को सामने लाती है, तो उसको जिंदा रखे हुई है। तो वो जो विषय है, महिलाएं, इसलिए मुझे लगता है कि एनडीए के पक्ष में एकतरफा वोट किया। नहीं, डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं वो एकदम मार्के की बात है। और महिला वोटर तो मैंने और कहा कि इसमें जो यूथ महिला वोटर हैं, ये बहुत जागरूक हो गई हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग स्मार्टफोन, लैपटॉप, उनके पास सारी चीज़ें हैं और वो अब पढ़ी लिखी हैं। पहले का बिहार नहीं है कि लड़कियों को पढ़ाने पर ज़्यादा फोकस नहीं था। अब लड़कियां पढ़ रही हैं, गांव-गांव की लड़कियां पढ़ रही हैं और लड़कियां इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आप देखिए बिहार कैडर के कितने कितने बड़े बड़े अधिकारी पूरे देश में काम कर रहे हैं, इवन विदेशों में भी बहुत नाम कमा रहे हैं। तो कुल मिला के ये मैंडेट बहुत अच्छा लगा। और इसलिए लगा क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो जनता ने अपनी भूमिका निभाई है, ये काबिले तारीफ है। और इन सारी सिनेरियो में ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका अहम होनी चाहिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र ही स्वस्थ, मजबूत विपक्ष ही स्वस्थ लोकतंत्र का नींव रखता है। तो कहीं ना कहीं इस पे विपक्षी दलों को भी सोचना चाहिए कि कहाँ उनकी चूक हो गई है, क्यों वो जनता के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या उनकी क्या कमियां हैं। ये वोट चोरी और ईवीएम और ये सब बहुत पुराने पैटर्न हो गए। उनको अपनी हार की समीक्षा करते हुए ये सोचना पड़ेगा कि ओल्ड और गोल्ड जो बोलते हैं, कि होश और जोश दोनों का समीकरण लेना पड़ेगा। आपको अपने अनुभवी नेताओं को प्लस जो आज के युवा नेता हैं उनको लाना पड़ेगा। ये जो परिवारवाद की राजनीति है उसे खत्म करनी पड़ेगी। दिस इज वेरी हाई टाइम, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आगे चल के भाई नीतीश ने उस परिवार राज की राजनीति को खत्म किया, और कहीं ना कहीं ये परिवार राज, कहीं ना कहीं परिवारवाद जो है, ये भी एक पॉइंट लोगों के दिमाग में बिहार में रहता है। आज देखिए नीतीश के भी बेटे हैं, लेकिन वो कभी राजनीति में नहीं आए, न उनको लाने की कोई प्लानिंग है, न कोई उन्होंने ऐसा चेष्टा की। होता तो 20 साल, बल्कि कई बार मांग उठती रही है। हाँ। इस बार चुनाव में मांग उठती रही कि भाई आप बेटे को आगे करिए, बेटे को जो है दीजिए, नेतृत्व दीजिए। ये बाकायदा उनके आरजेडी के भी कई नेताओं ने कहा, उनके सहयोगी जो उपेंद्र कुशवाहा जैसे जो उनके सहयोगी हैं, उन लोगों ने कहा, लेकिन बावजूद इसके ये नहीं हुआ। एक आखिरी चर्चा मुझे लगता है इस पे भी हमें करनी चाहिए कि तेजस्वी की जो ये दुर्गति हुई, ये जो इतनी तगड़ी हार हुई, उसके पीछे क्या क्या फैक्टर आपको लगता है, क्या क्या आप समझते हैं, क्या क्या कारण हुए होंगे? देखिए, 2 फैक्टर है, रेदर 3-4 फैक्टर है। एक तो तेजस्वी के पीछे जो उनके पिता का नाम लगा हुआ है, तेजस्वी सेल्फ मेड नेता नहीं है, और उनके पिता का नाम कहीं ना कहीं चारा घोटाला और जो यादवों को बर्बाद करने में जो एक आम धारणा बनी है बिहार में, वो एक कारगर है। तो कहीं ना कहीं उनका नुकसान उठाना पड़ा। दूसरा, उनके एजुकेशन पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। तीसरा, उनके जो बयान है बहुत हल्के, बहुत मतलब परिपक्वता नहीं उनके बयानों में दिखती है। और कुल मिला के लोगों में उन्होंने अपनी पैड बना नहीं पाए। इसके पहले जब डिप्टी सीएम बने थे, वो पारिस्थितिक था, उस समय की सिचुएशन के हिसाब से वो बन गए। लेकिन उसके अगर जनता के अगर दिल में रहते तो अपनी सीट तो बचाते। आज हालत ये है कि लालू परिवार में सीट नहीं बच रही है, और उनका जो पारंपरिक वोट बैंक था एम और वाई, मुस्लिम और यादव, वो दोनों उनसे छूट गए। ये बड़ा फैक्टर है।
तीसरा एक फैक्टर इसमें ये भी है कि जो उनके भाई के साथ उन्होंने किया, तेज प्रताप यादव, सिंपैथी तो देखिए बिहार का जो बिहारी है, बिहारी बहुत आत्मीय होता है, बहुत सरल होता है। बिहारी का अगर आप पे दिल आ गया तो वो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, जान दे भी सकता है, जान ले भी सकता है। और बिहारी एक बार आपसे नाराज हो गया तो विदाउट नोटिस वो जीवन में आपसे कभी दिल नहीं मिलाएगा। ये है बिहारी। बिहारी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसे लिट्टी चोखा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बिहारी को मुझे लगता है तेजस्वी यादव ने समझा ही नहीं, लेकिन तेज प्रताप यादव में वो बिहारी के गुण दिखते हैं। वो बहुत कोमल हृदय के हैं, उनकी बातों से, उनकी वीडियो से ऐसा लगता है। तो वो एक फैक्टर भी रहा, लोगों के दिल में आया कि जिसने अपने भाई को नहीं छोड़ा, जिसने अपने भाई को परिवार से अलग कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कितने बार जयचंद कहा। तो जो अपने भाई के साथ इंसाफ नहीं कर सकता है, उसको लेके नहीं सकता है, वो हमको क्या लेके चलेगा? ये तो रहता है ना। और एक और केवल तेज प्रताप की बात नहीं थी, उनके पूरे परिवार को अगर देखें तो जिस तरीके से टूट हुई जी, उसकी बहन भी जो है इस बार कैंपेन में नहीं थी, जिस तरह से रहती थी उस तरह से ये उनके भाई नहीं थे, तेज प्रताप नहीं थे, लालू यादव को नहीं रखा गया, इवन पोस्टर में नहीं रखा गया। तो वो अपने आप में साबित करने के लिए काफी था, बिल्कुल, क्योंकि आप उनको पोस्टर से आउट कर रहे हो, आप उनको जो है कैंपेन से आउट कर रहे हो, तो इसका अर्थ ये रहे कि आप जंगल राज को छुपाना चाह रहे हो, छुपाना चाह रहे हो, आप उससे डरे हुए हो जो बीजेपी एस्टैब्लिश करना चाह रही थी। तो आपने भी एस्टैब्लिश करने में उनकी हेल्प की। तो वो भी एक मुझे लगता है कि बड़ा फैक्टर था, और ये सारे मिलकर के तेजस्वी की ये हालत हुई है। तो एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट सामान्य रिजल्ट नहीं है। कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के जनता ने एनडीए को छप्पर फाड़ के दिया है वोट, और उसी का नतीजा है कि जो सुनामी आई उसमें आरजेडी और महागठबंधन जो है वो पूरी तरीके से बह गया, पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। और जो है सरकार बनेगी, सरकार किसकी बनेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और लेकिन मुझे लगता है कि अब करीब करीब बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी फिलहाल तो मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे, यानी अब की बार नीतीश कुमार वाली बात जो है एक बार फिर से चरितार्थ हो रही है। हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा? लेकिन संजय जी, मैं वीडियो इसके खत्म करें इसके लिए पे आपने बहुत सारे प्रश्न कीजिए, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, बिल्कुल, उसके बाद आप इसको समापन करिए। बिहार के इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर था पीके, प्रशांत किशोर, उस पर अगर चर्चा नहीं हुई तो ये वीडियो का जो बोलेंगे ना, एक छोटी सी वो एक जैसे समोसे के साथ चटनी, तो बिना चोखे के साथ लिट्टी तो मजा नहीं आएगा। तो प्रशांत किशोर क्या लगता है कि राजनीति शुरू करने से पहले अब संन्यास लेंगे? क्योंकि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर 10 सीटें नहीं आई, 10 सीटों के ऊपर तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप बिहार को इतने करीब से जानते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा ये मानना है, मैं अभी बहुत माइन्यूटली देखने की कोशिश कर रहा था अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनका परफॉर्मेंस, उनकी पार्टी का। मैं बहुत सारे 243 विधानसभा सीट है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सीटों की आपको बात बताऊंगा। जैसे मोकामा चर्चित सीट रही है अनंत सिंह की, ठीक है। मोकामा में अनंत सिंह की जीत करीब जो है वो 26,000 वोटों से हुई है। वहां पर जो इनकी पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने करीब 19,500 वोट। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और ये केवल एक जगह नहीं, मैंने तमाम विधानसभा क्षेत्रों में देखने की कोशिश की कि प्रशांत किशोर की पार्टी का क्या हाल है। मुझे कहीं भी 3,500 से कम वोट नहीं दिखे। 3,500, 4,000, 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 19,000 मैंने आपको आनंद सिंह के यहाँ बताया है। तो इस तरीके से वोट उनकी पार्टी को आई है। मुझे लगता है
पहली बार के चुनाव में इतना वोट आना ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, शायद मेरी बात प्रशांत किशोर तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से कहना चाहूँगा कि उनका आगाज़ बहुत अच्छा हुआ है। उन्हें 5 साल मेहनत करनी चाहिए। अगर वाकई वो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलना चाहते हैं तो उनको 5 साल मेहनत करनी चाहिए। अगली बार जनता जरूर उनको जनादेश देगी, क्योंकि ये जो मैंडेट दिख रहा है, इसमें जो वोट का परसेंटेज दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत आप ठीक है, उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई तो आप उनको उस पर चर्चा नहीं होगी, मीडिया में उतनी चर्चा भी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ये नोटिसेबल है। इस पे चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल इसका विश्लेषण होना चाहिए। और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर अपने आप को राजनीति में, मुझे देखिए राजनीति में बहुत सारी बातें होती हैं, जी जी ठीक है, आपने कहा था, ठीक है, उसके एक अलग मायने रहे होंगे कि 10 सीट से कम जीतेंगे हम तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन आपने जिस स्पिरिट से 2-3 साल मेहनत किया है बिहार में, अगर उस स्पिरिट से आगे करना चाहेंगे तो मुझे लगता है बिहार की जनता आपको निश्चित तौर पे, क्योंकि आप पहली बार आए थे तो बहुत सारी बातें थी, बातें ये भी थी कि एनडीए के लिए आप काम कर रहे हैं, पहले अलग तरीके से कैंपेन करते थे, अलग तरीके से चुनाव जिताते थे, इस बार अलग तरीके से चुनाव जिता रहे हैं, तो ये भी बातें थी, बहुत सारी बातें थी। लेकिन अगर अभी से आप फिर 5 साल मेहनत करेंगे, जनता को भरोसा हो जाएगा कि ये बी टीम नहीं है, कि बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए वाकई आया है, तो जनता आपको सर आंखों पर बिठाएगी, ये मेरा भरोसा है। और प्रशांत किशोर को बिल्कुल मैदान से नहीं हटना चाहिए। जी, तो ये एक अब मुझे लगता है कि अब इस चर्चा का आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से समापन किया है, क्योंकि इसमें आपने अब बिहार के भविष्य की जो कल्पना और जो विकल्प है, दोनों पे हमने चर्चा किया। और ये वाकई अगर प्रशांत किशोर ने इस बात को, इस वीडियो को देखा और इस बात को समझा, इन आंकड़ों का विश्लेषण तो उनकी टीम भी कर रही होगी, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में एक और दल के रूप में देखने मिले, क्योंकि जिस प्रकार से जोगी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में खाता खोला था, पहली ही बार में 5 और गठबंधन के साथ 7 सीट लाई थी, तो हो सकता है अगले चुनाव में अगर मेहनत करें। अगर गठबंधन की बात की, अगर मुझे लगता है कि अगर जनसुराज ने किसी से गठबंधन किया होता, चाहे महागठबंधन से या फिर एनडीए से, तो संभव है कि ये जो है 2-4-10 सीटें आराम से, बहुत आराम से आता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 19,000, 15,000, 17,000 वोट काटना और वो लाना, ये पहली बार की पार्टी के लिए उल्लेखनीय विषय है, इग्नोरेबल नहीं है। और उनके जो कैंडिडेट थे वो भी एकदम नए लोग थे। बिल्कुल। तो आखिरी बात है कि हमारी चर्चा ये आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 201 का आंकड़ा अभी से कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार 202 का आंकड़ा पहुंच गया है। बीजेपी 90 और जेडीयू 84 सहित एलजेपी 19 और अन्य 9 मिला करके 202 का आंकड़ा, जो कि पिछली बार की तुलना में 80 ज़्यादा है, और उतना ही महागठबंधन पीछे है। 79 की संख्या में महागठबंधन पीछे हो गए रही। तो ये टोटल आंकड़ा रहा। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलेंगे। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।